नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 के आगे की धाराओं के बारे में जानेंगे। आज जिन जिन धाराओं की हम चर्चा करेंगे वो सब साक्ष्यों विटनेसेस से संबंधित धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं? धारा 160, 161, 162, 163 और 164। तो चलिए देखते हैं इन धाराओं में क्या प्रावधान दिए गए हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं कि धारा 160 क्या कहता है। धारा 160 कहता है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। मतलब कि पुलिस अधिकारी यह अपेक्षा करता है कि साक्ष्य अपनी हाजिरी देगा। तो साक्ष्य अपनी हाजिरी बुलाने पर देगा, कैसे देगा, उन सब चीज़ों को इसमें देखते हैं। तो कहता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी हुई इत्तला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश देगा, कर सकता है और व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा। तो कॉमनली ये तो कानून की भाषा हुई। सिंपली अगर इसे हम कहें तो अगर हम पुलिस अधिकारी है, वह कोई अन्वेषण कर रहा है किसी केस का, किसी अपराध का, तो चाहे वह उसके थाने क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो या थाने क्षेत्र से बाहर का कोई व्यक्ति हो जो कि एक विटनेस है और उसका इत्तला जो है इस केस के लिए ज़रूरी है कि वह आकर के सूचना दे, जो भी उस तरह का अपराध घटित होते हुए इसने देखा है या कि जिस प्रकार का विटनेस वो दे रहा है। तो एक लिखित आदेश द्वारा पुलिस अधिकारी यह अपेक्षा करता है कि वह व्यक्ति उस लिखित आदेश पर उसके समक्ष हाजिर होगा। लेकिन क्लॉज इसमें कुछ है, परंतु लगा हुआ है। तो जब भी कोई 3 शब्द दिखे, लेकिन, किंतु, परंतु, तो समझ जाइए कि उसके आगे कुछ ना कुछ लोचा है, मतलब कि नकारात्मकता है। क्या कह रहा है कि किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से, एरो का मतलब नीचे, 15 वर्ष से नीचे हो या 65 वर्ष से ऊपर का हो। मतलब कि अगर कोई पुरुष है और वो 15 साल से नीचे का है और 65 वर्ष से ऊपर का है, साथ ही साथ कोई स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से जहाँ वे निवास कर रहे हैं से भिन्न स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अब विटनेस अगर 15 वर्ष से कम उम्र का है या 65 वर्ष से अधिक उम्र का कोई पुरुष है, कोई महिला है या कोई मानसिक या शारीरिक निःशक्त व्यक्ति है, तो उसे थाने में नहीं बुलाया जाएगा। वो जहाँ निवास कर रहा है उसी जगह उपस्थित होने की, वहाँ से भिन्न उसे हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। मतलब उनको वहीं जा कर के विटनेस लिया जाएगा उनका। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों को पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमित बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है। सीधा सा बात है, कोई विटनेस आएगा तो उसके जो खर्चा पानी है उसके लिए राज्य सरकार का अगर जो भी नियम है उसके अधीन उसे सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा। तो 160 धारा में हम लोगों ने साक्ष्यों के हाजिर होने की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति के बारे में देखा। अब 161 में क्या है, जब साक्षी आ गया तो पुलिस क्या करेगी, उसकी परीक्षा करेगी। तो पुलिस द्वारा साक्ष्यों का एग्जामिनेशन, परीक्षा क्या है कि कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है मामले के तथ्यों और परिस्थिति से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। मतलब फर्स्ट क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई विटनेस इससे संबंधित है, उस केस से, अन्वेषण के केस जिसका वो अन्वेषण कर रहा है पुलिस अधिकारी, उस केस से संबंधित है तो उसकी मौखिक परीक्षा कर सकता है। साथ ही साथ वो क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति जो है उसकी मौखिक परीक्षा के दौरान जो भी सब प्रश्न पूछे जाएंगे उसका सही सही उत्तर देने के लिए बाध्य है, और ऐसा जो उस अधिकारी द्वारा उससे पूछा जाता है, केस से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उसका वो सही सही जवाब देने के लिए जो साक्षी है वो बाध्य है। तीसरा कंडीशन ये कहेगा कि जो साक्षी बोल रहा है उसको क्या करेगा, अभिलिखित करेगा। परीक्षा के दौरान समक्ष किए गए किसी भी कथन का लेखबद्ध करेगा, और अलग अलग व्यक्ति है तो उसका पृथक पृथक स्टेटमेंट लेगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि स्टेटमेंट को श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा, मतलब रिकॉर्डिंग भी किया जा सकेगा। साथ ही साथ अगर कोई स्त्री का कथन है
जो आईपीसी की धारा 354 से 354 घ या 376 से 376 अंगों तक या धारा 509 के अपराध से संबंधित है, तो महिला पुलिस अधिकारी ही उसके स्टेटमेंट को अभिलिखित करेगी, या उसको श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अभिलिखित करना है तो वो महिला पुलिस अधिकारी ही करेगी। तो ये हो गया हमारा धारा 161, जिसमें कि साक्ष्यों की परीक्षा किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। अब आते हैं 162 में, जो पुलिस ने स्टेटमेंट लिखा है उस पर क्या कथनों पर हस्ताक्षरित करेगा, न किया जाना, और कथनों का साक्ष्य में उपयोग। मतलब सीधा सीधा इसमें कहता है 162 में कि जो उस पर जो स्टेटमेंट दिया है विटनेस ने, वो इनकार भी कर सकता है कि वो उस विटनेस उस पर हस्ताक्षर ना करे, और उससे जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो साक्ष्य है उस जो स्टेटमेंट है पुलिस के द्वारा जो लिया जाता कथन है, उसे साक्ष्य के रूप में जो है उपयोग नहीं किया जाएगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है एक्यूज्ड का अगर कथन लिया जाता है, स्टेटमेंट लिया जाता है, उस पर उसका हस्ताक्षर और साथ ही साथ उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण संवैधानिक तौर पर जुड़ा हुआ है कि जब आप संविधान की धारा 20(3) पढ़ते हैं, अनुच्छेद 20 पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ स्वयं की गवाही नहीं दे सकता है। तो इसी कारण जो है ये धारा 162 में ये दोनों चीज़ें लागू होती हैं। लेकिन इसका क्लॉज है धारा 164 में, आगे देखेंगे। 163 धारा क्या कहता है कि कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना, मतलब कोई टॉर्चर वर्चर नहीं किया जाएगा। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। क्यों? क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में यह वर्णित है कि कोई भी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, ना ही दिलवाएगा और ना ही करवाएगा। और परंतु इस धारा की कोई बात धारा 164(4) के उपबंधों पर प्रभावी नहीं होगी। 164 के 4 में क्या है? संस्वीकृति संबंधित है, उस पर ये बाध्य नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई उत्प्रेरणा दी जाती है तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 24 के तहत जो है वो मान्य नहीं होगा। उसको उत्प्रेरणा के साथ अगर ज़बरदस्ती मारपीट करके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड अगर किया जाता है तो वो ऐसा करने का परमिशन नहीं देता है, धारा 163। और आज के वीडियो का लास्ट जो सेक्शन है 164, इसमें संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। कैसे? तो कन्फेशन किसके पास रिकॉर्ड होगा? कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होगा। साथ ही साथ अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा भी अभिलिखित किया जा सके। अगर जो है अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड है, उसका वकील है, तो उसके सामने उसको रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा उस संस्वीकृति का। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रियल पावर दे दिया गया है तो उसको संस्वीकृति लेने का अधिकार नहीं है। अधिकार किसे है? सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ही ऐसा पावर है। दूसरा कथन ये कहता है कि संस्वीकृतियों के अभिलेख से पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह आपके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान में जो अनुच्छेद 20 है उसके तहत कि कोई व्यक्ति अपनी गवाही स्वयं दे करके अपने खिलाफ स्वयं गवाही नहीं देगा, तो इस चीज़ को वह संस्वीकृति लिखित होने से पहले वह मजिस्ट्रेट बताएगा कि आप जो ये संस्वीकृति कर रहे हैं कि मैंने इस तरह का अपराध किया है या इस तरह की घटनाएँ की हैं, ये सारी चीज़ें आपके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर उपयोग की जाएंगी। अगर आप राजी हैं तभी आप संस्वीकृति दें, और अगर वह संस्वीकृति के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी में प्राधिकृत नहीं करेगा। अगर वो संस्वीकृति नहीं देता है, कहता है कि नहीं मैं संस्वीकृति नहीं दूंगा कन्फेशन, तो उसे पुलिस कस्टडी में भी प्राधिकृत नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक इसमें यह है कि अगर पुलिस कस्टडी में नहीं दे देगा तो पुलिस उस पर जाती करती है, थोड़ा बहुत अब इन्वेस्टिगेशन है उसे पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाएँ देखी गई हैं। इस कारण से मजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी में ना दे करके उसे जेल भेज देता है। और चौथा कंडीशन जो कि पीछे 163 के क्लॉज 2 में लिखा गया था कि उस पर यह लागू नहीं होता है, क्या है कि संस्वीकृति धारा 281 के उपबंध रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। मतलब क्या होता है कि संस्वीकृति 281 में जो रीति दिया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि शपथ भी दिलाएगा, गीता पर कसम खिलाएगा, और उस जो संस्वीकृति लिया जाएगा उस संस्वीकृति पर वो जो है अभियुक्त हस्ताक्षर भी करेगा, और हस्ताक्षर जो कर देगा उसके बाद एक ज्ञापन भी लिखेगा मजिस्ट्रेट की ये जो संस्वीकृति रिकॉर्ड की गई है उसमें नाम उसका लिखेगा अभियुक्त का, उसको मेरे द्वारा यह सारा चीज़ बताया गया कि ये सारी संस्वीकृति जो है आपके खिलाफ साक्ष्य के तौर पर उपयोग की जाएगी, और ऐसा वो जानने के बावजूद भी उसने संस्वीकृति दिया है। तो ये एक तरह से मानव अधिकार को बचाना भी कह सकते हैं।
और पांचवा जो क्लॉज है, पांचवा क्लॉज कहता है कि उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई भी कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसके पश्चात उपबंधित ऐसे रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। सेम वही चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि जो संस्वीकृति से भिन्न है भिन्न कोई कथन है तो जो अगर साक्ष्य के तौर पर उसको अभिलिखित करना है तो उसके लिए पहले मजिस्ट्रेट जो है शपथ दिलाता है, जिससे कि यह जाहिर हो जाता है कि यह जो बोलेगा सच बोलेगा और उसे अभिलिखित किया जाता है। और लास्ट में यह कहता है कि जो संस्वीकृति ली गई है, संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामलों की जांच या निवारण किया जाना है। अगर जो संस्वीकृति जिस मजिस्ट्रेट के सामने हुई है और केस जो मजिस्ट्रेट देख रहा है तो उन संस्वीकृतियों के सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, रिकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें उस मजिस्ट्रेट के पास वो मजिस्ट्रेट फॉरवर्ड करेगा जो उस मामले का जो है जाँच या ट्रायल, जो इंक्वायरी या ट्रायल कर रहा है उसके पास भेजेगा। तो ये था धारा 164। तो इसमें हम लोग साक्ष्यों से संबंधित सारे धाराओं के बारे में देखे हैं। तो चलिए, ज़ अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।